फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मॉड्यूल 1 का। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एरर क्या होता है और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से रिलेटेड उसकी जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो क्यों यूज़ की जाती है, उसको हमने स्टडी किया। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू मिनिमाइज द एरर। हमने कल पिछले लेक्चर में देखा कि एरर क्या होता है। ओके, और एरर को कैसे ऐड किया जाता है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर से। सो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा था। ओके, सो अब हम देखते हैं कि वो जो एरर होता है वो एरर को कम कैसे किया जाता है। सो उसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। ओके, सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है। ओके, सो सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये हमारा y एक्सिस रहेगा, ये हमारा x एक्सिस होगा। ओके, और ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, एक एरिया फाइंड करेंगे। ये कौन सा फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। y कौन सा, fx कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या आगे बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेकिन y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू ये कैसी है, यहाँ पर ये फिक्स रहेगी। ये ना ऊपर जा रहा है ना उसके नीचे जा रहा है। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द x। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या हो रहा है, आगे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही बढ़ रहा है। ओके, सो अगर हमको इसके इस फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, एरिया अंडर दिस फंक्शन, ये जो एरिया रहेगा इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम देखेंगे कि इस फंक्शन का इफेक्ट क्या हो रहा है, ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करते हैं। और इस एरिया को कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। ओके, सो अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया का जो इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, सपोज हमारे पास ये जो इनिशियल लिमिट है, ये इनिशियल लिमिट होगी x1। ठीक है, और हमारा फंक्शन आगे बढ़ते जा रहा है कहाँ तक, वो x2 तक बढ़ते जा रहा है। कहाँ तक बढ़ते जा रहा है, वो x2 तक बढ़ते जा रहा है। ओके, और ये हमारा क्या है, एक पूरा डोमेन बन जाता है। x1 से लेके x2 तक क्या होता है, पूरा डोमेन बन जाता है। ओके, सो अगर हमने इंटीग्रेट किया उसको x1 से लेके तो x2 तक, और हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या रहेगा, fx। ओके, और उसको हमने इंटीग्रेट किया क्योंकि हमको क्या करना है, एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड करना है। ये जो y इज इक्वल टू fx होगा, इसके अंडर का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इस तरह से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बिटवीन द लिमिट x1 एंड x2। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये fx इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है। ओके, सो हम यहाँ हमारा जो इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन है, इसके अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट dx। इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ओके, अब जब हम कांस्टेंट का जब इंटीग्रेट करते हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में भी इसको देखा था कि कांस्टेंट को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। ओके, सो इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा क्या रहेगा, वो सी एक्स, राइट, फ्रॉम लिमिट x1 टू x2। और इसका सिंपल जो हमारे पास एरिया को क्या मिल जाएगा, c इंटू x2 माइनस x1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये x2 माइनस x1 ये क्या है, हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, या फिर हमें विड्थ रहेगी, इस एरिया की क्या रहेगी, ये विड्थ रहेगी। और जो c रहेगा हमारा, ये c क्या हो सकता है, ये यहाँ पर इसकी हाइट हो सकती है।
ओके, कोई भी एक कांस्टेंट हाइट यहाँ पर उसकी हो सकती है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इस तरह से अगर कोई सिंपल हमारे पास कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का एरिया हमारे को फाइंड करना क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है ये एक सिंपल कर्व के अंदर। लेकिन कंसीडर करो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। ओके, सपोज हमारे पास इस तरह से कोई एक शेप है, ये हमारा होगा वाई एक्सिस, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, और इस तरह से हमारे पास कोई एक शेप है। ओके, अब इस शेप का जो एरिया है हमको उसको कैलकुलेट करना है, कहां से लेके कहां तक। सपोज हमने इस लिमिट के बीच में हमको क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये हमारा x1 रहेगा और ये क्या रहेगा, हमारा x2 रहेगा। ओके, अब इस लिमिट के बीच का क्या करना है हमको, यहाँ पर ये एरिया को कैलकुलेट करना है। अब अगर तुम देखोगे तो ये शेप कैसा है, ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है। पिछला जो शेप देखा हमने वो कैसा था, एक कांस्टेंट शेप था। तो उस कांस्टेंट शेप का क्या है, एरिया हमको कैलकुलेट करना इजी था। अब इसका जो टोटल एरिया रहेगा, ये टोटल एरिया क्या होगा, इसका जो टोटल एरिया रहेगा, ये टोटल एरिया इट इज एरिया अंडर दिस कर्व। ओके, टोटल एरिया क्या होगा इसका, अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, तो टोटल एरिया इज, यहाँ पर जो भी रहेगा, ये जो कर्व है, सपोज इस कर्व का भी फंक्शन क्या है हमारे पास, ये एफ एक्स है, ये एक्स के साथ में क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ओके, सो इस कर्व का एरिया भी क्या रहेगा, ये इसको हमने इंटीग्रेट किए x1 से लेके x2 तक, और ये एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन मतलब ये जो फंक्शन रहेगा, इस फंक्शन का जो तो उसकी वैल्यू मालूम करना हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे यहाँ पर इस तरह से, ताकि हमारा क्या हो, जो एरिया जो फाइंड करना है ये ज़्यादा आसान हो जाए। ओके, हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये एरिया A1 रहेगा। ओके, यहाँ पर ये स्ट्रिप का एरिया A2 रहेगा, ये A3 रहेगा, ये A4 रहेगा, ये A5 रहेगा। ओके, सो अगर हम टोटल एरिया देखते हैं इस केस के अंदर, जब हम हमारा जो शेप है उसको अलग अलग स्ट्रिप के अंदर कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो टोटल एरिया रहेगा, टोटल एरिया क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। और अगर मतलब बहुत ज़्यादा अगर एरिया रहेगा तो वो उस हिसाब से क्या रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एरिया ए एन तक का हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले कंसिडर करें कि हम एरिया A1 को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। A1 इस एरिया को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब जब हम एरिया A1 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर कंसिडर करो कि हमारा जो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की जो हाइट है वो फिक्स रहेगी। हाइट कैसी है, कंसीडर करो कि एरिया A1 की क्या है, हाइट कांस्टेंट है। ओके, और वो हाइट कितनी रहेगी, सपोज वो y1 हाइट रहेगी। वो कितनी हाइट रहेगी, y1 हाइट रहेगी, यहाँ तक ये जो रहेगा, ये y1 हाइट हम उसको कंसीडर करते हैं। ओके, तो अब ये हाइट कांस्टेंट कंसीडर करने के बाद में हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो स्ट्रिप है, सपोज हमने इसकी नेमिंग की, ये A हुआ, ये B है, ये C है, और ये क्या है हमारे पास, D है। ओके, तो ये एक ए बी सी डी का क्या करना है हमको, एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, एरिया ए की हाइट को कांस्टेंट कंसीडर करने के बाद में हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, कि यहाँ से ये जो हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू y1 है, और ये y1 ही क्या रहेगा हमारे पास, सी डी रहेगा। मतलब ये सी से डी तक की हाइट, भले ही यहाँ पर ये क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, लेकिन हमने अभी क्या किया है, यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि हमारी हाइट कांस्टेंट है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी डी रहेगा। जब ए बी इज इक्वल टू सी डी रहा तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, राइट।
इस तरह से ए बी सी एंड डी, इस तरह से क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी हाइट क्या रहेगी, y1 रहेगी। और सपोज ये एडी तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम डेल्टा एक्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। और डेल्टा x1 कंसीडर करेंगे उसको, क्योंकि इसके बाद वाले जो स्ट्रिप्स रहेगी ये रहेगी डेल्टा x2, ये रहेगा डेल्टा x3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, छोटे छोटे स्ट्रिप के अंदर कट किए हैं, तो उनकी जो लेंथ रहेगी वो डेल्टा x रहेगी, पहले स्ट्रिप की डेल्टा x1 ये होगी, इसको कंसीडर करें, ठीक है। तो जब ये रेक्टेंगल रहेगा तो इसका एरिया फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान है, राइट। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा y1 इंटू डेल्टा x1। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो एरर है, ओके, तो एरर की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगे, ये एक ऐसा ट्रायंगल रहेगा, ये यहाँ से अगर हमने ये कंसीडर किए तो ये क्या होगा, ये वाली चीज हमारे पास क्या हो गई, एरर हो गई। तो एरर की जो वैल्यू रहेंगी इस केस के अंदर, एरर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये सपोज यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कंसीडर किए C1 पॉइंट, ओके, ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसको हमने C1 पॉइंट कंसीडर किए। तो और यहाँ पर भी अगर हम इसको C1 लिख देते हैं, इस तरह से C1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एरर रहेगा वो एरर कितना रहेगा, ये वाला एरर रहेगा, एरिया यहाँ से BCC1, ओके, BCC1 का एरिया जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एरर होगा। अब इस एरर को रिड्यूस करने के लिए सपोज हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये एरिया यहां से लेके यहां तक का कैलकुलेट करना है, मतलब ए बी सी एंड डी का एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये ए बी सी डी क्या बन जाएगा हमारे लिए, एक ट्रेपेजॉइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रेपेजॉइड बनेगा, ओके। सो ये ट्रेपेजॉइड किस तरह से दिखाई देगा हमको, इस तरह से, ये ओके, ये रहेगा हमारा ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा सी, और ये क्या रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है। तो अब ये पहली जो हाइट थी ये ए से बी तक की हाइट, ये इसको y1 हमने कंसीडर किया था, और अब यहाँ पर कंसीडर करके जो हमारी सी से डी तक की हाइट है ये क्या रहेगी, यहाँ पर ये y2 हाइट रहेगी, ओके। सो जब हम इस ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड करेंगे तो ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइड, एरिया ऑफ ABCD, और A1 ही हम अभी यहाँ पर कंसीडर करें तो उसको A1 ही लिखेंगे, ओके। सो दैट एरिया विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा x, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एक एरिया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, अब ये एरर है, ये जो शेडेड एरिया रहेगा, ये शेडेड एरिया क्या है, एरर है। अब अगर हम पिछला एग्जांपल कंसीडर करेंगे जहां पर हमने y1 के हाइट को क्या किए थे, यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर किए थे, राइट। और ये जो एरिया था BCC1 ये हमारे पास क्या था, एरर था। और अगर हमने इसके शेप को चेंज कर दिया, जैसे पहले रेक्टेंगल कंसीडर किए थे हॉरिजॉन्टल, और अब यहाँ पर क्या किया, एक ट्रेपेजॉइड कंसीडर किए। तो ट्रेपेजॉइड कंसीडर करने की वजह से ये वाला जो एरिया है BCC1, ट्राइंगल BCC1, ये इसके बीच में का जो एरिया है ये क्या हो गया, कट हो गया उस एरर में से। और जो एरर बचा उसकी वैल्यू क्या है, अब सपोज यहाँ पर हमने एक कोई पॉइंट कंसीडर की है, ये BC2 है, ठीक है, BC2 एंड C। तो ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया बिटवीन बोलेंगे हम उसको, अंडर की बजाय बिटवीन, ओके। क्या रहेगा वो, BCC1 एंड BC2C, ये जो कर्व है हमारा, ये BC2C, ये वाले कर्व के बीच में का एरिया और ये ट्रायंगल के बीच में का एरिया, इतना ही क्या हो गया, अब ये एरर रहा, ठीक है। इतने एरर को हमने क्या किए, रिड्यूस किए, ओके। अब कंसीडर करो कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो BCC2 है
इसकी बजाय यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम अंदर से कंसीडर करेंगे, एक जो तो क्वाड्रेटिक कर्व को कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये कर्व ये इसके बीच में यहाँ पर कहीं तो रहेगा, क्वाड्रेटिक कर्व रहेगा। ओके, अब जैसे ही क्वाड्रेटिक कर्व को हम कंसीडर करेंगे तो ये यहाँ पर जो शेडेड एरिया था, ये शेडेड एरिया का कुछ पार्ट और भी हमने क्या किया यहाँ पर कम कर दिए, एरर में से इस शेडेड एरिया का पार्ट क्या कर दिए, कम कर दिए, जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को यूज करेंगे तब, क्वाड्रेटिक फंक्शन को यूज करेंगे तब। ओके, और जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो जैसा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होता है, इसका जो हायर ऑर्डर होता है ये कितना होता है, 2 होता है। ओके, सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन ली, ठीक है, पॉलिनोमियल हायर ऑर्डर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगी, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कंसीडर किए, सपोज इसके बजाय हमने क्या की है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से कोई एक इक्वेशन को कंसीडर किए, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये और भी इस जो कर्व है हमारा ओरिजिनल जो कर्व है उसके क्या हो जाएगा, करीब करीब चला जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के शेप को चेंज करके, इस शेप को क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे, ताकि हमारा जो एरर है वो एरर क्या हो जाए, रिड्यूस हो। ओके, पहले हमने क्या किए थे, उसको इस तरह से एक रेक्टेंगल कंसीडर किए, एक शेप था, उसके बाद में क्या किए, उसको हमने ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट कर दिए इस तरह से। अब ये जो लाइन थी ये इंक्लाइन लाइन थी, इस इंक्लाइन लाइन को क्या किया हमने बाद में इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में हमने और क्या किए, उस शेप को चेंज किए और एक पॉलिनोमियल कोई और इक्वेशन के अंदर क्या किया, उसको चेंज किया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का जो एरिया है, ये जो एरिया था, इस एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, कम 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 होती है। अगर तुम देखोगे तो पहले हमारे पास, सॉरी, इस तरह से एक एरर था जहां पर ये एरर की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, फिर ये इस एरर की वैल्यू क्या कम हुई, फिर इस एरर की वैल्यू क्या और कम हुई, और फिर इस एरर की वैल्यू क्या हुई, और ज्यादा कम हुई। ठीक है, तो एरर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो शेप है, इस शेप को चेंज करेंगे, या फिर ये जो इक्वेशन है हमारी, जो इक्वेशन रहेगी, इसको क्या करेंगे हम, हायर ऑर्डर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि अगर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर लेकर गए, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर ये क्या हो रहा है, ये एरर और भी कम हो रहा है। ठीक है, अगर इससे पहले हमने जो ट्रेपेजॉइड की और रेक्टेंगल की जो इक्वेशन दिखी थी, ये कैसी थी, ये सिंगल ऑर्डर इक्वेशन थी, यहाँ पर इसके जो ऑर्डर था ये कितना था, 1 1 था। ओके, तो यहाँ से सिंगल ऑर्डर इक्वेशन से हमने 2 ऑर्डर इक्वेशन, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से अगर हमने उस इक्वेशन का ऑर्डर चेंज किए, उसका पावर की वैल्यू को चेंज किए, तो पावर की वैल्यू को चेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हमारा एरर है ये एरर रिड्यूस होगा। या फिर अगर हम दूसरे टर्म में बोले तो इस शेप को अगर हम चेंज करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले कांस्टेंट कंसीडर किया, फिर इंक्लाइन कंसीडर किया, फिर एक कर्व कंसीडर किया, एंड फिर हायर ऑर्डर कर्व कंसीडर किया, फिर इससे ज्यादा हायर ऑर्डर करेंगे तो ये और भी क्या हो जाएगा, इसके इस तरह से करीब होगा, और ये जो एरर की वैल्यू है, ये एरर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन के क्या कर सकते हैं, एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, दूसरा एक मेथड ये रहेगा कि जैसा हमने पहले कंसीडर किया कि हमारा जो रेक्टेंगल है, सॉरी, जो स्ट्रिप है हमारा, वो स्ट्रिप इस तरह से थी, राइट, A1 वाली जो स्ट्रिप थी वो इस तरह से स्ट्रिप थी, और ये हमारा कर्व था जिसके अंडर का एरिया हमको फाइंड करना था। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये डेल्टा एक्स था पहला, डेल्टा x1, ओके, और इसकी जो वैल्यू थी ये क्या थी हमारे पास, y1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू थी ये क्या थी, ये थी y2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की स्ट्रिप को कम करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ओके, अगर हमने इस एलिमेंट की स्ट्रिप को कम कर दिए, और अगर इनिशियल केस के अंदर अगर हम यहाँ पर
देखते हैं। ओके, तो ये कर्व रहेगा, ये किस तरह से कर्व था, और इस वैल्यू को अगर हमने यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर किए, एल्स ये जो y2 है इस y2 को कांस्टेंट कंसीडर किए, तो यहाँ का क्या हुआ, ये इतना एरर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर इसको हमने कंसीडर किए तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये इतना एरर यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये एरर, और जो पहली जो केस थी, ओके, ये वाली केस जहां पर हमने इसको ट्रेपेजॉइड कंसीडर किया था, तो ट्रेपेजॉइड कंसीडर किया था जब जो ये एरर था, ये वाला एरर, ओके, ये इनिशियल एरर था, तो ये एरर की वैल्यू और इस एरर की वैल्यू को अगर तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम स्ट्रिप की वैल्यू को, मतलब जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के जो विड्थ है, उस विड्थ को क्या कर रहे हैं, अब एक एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एलिमेंट की क्या हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बढ़ा रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाने की वजह से क्या होता है, ये एरर की वैल्यू भी कम होती है। लेकिन एलिमेंट्स को बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हमने इसको दो की बजाय अगर तीन एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, या फिर पांच एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो कैलकुलेशन है, जैसा कि पहले हमने पांच एरियाज कंसिडर किए थे, लेकिन अगर ये एक ही एलिमेंट को हमने पांच में कन्वर्ट किया और वो बचे हुए जो चार है उनको भी पांच पांच में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 25 होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वजह से एक जो उसका नुकसान क्या होगा कि कंप्यूटेशन का टाइम बढ़ेगा हमारे पास, कंप्यूटेशन का टाइम जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये फाइन रिफाइनमेंट करने की वजह से इसका एक बेनिफिट तो ये है कि जो एरर है उस एरर की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, लेकिन जो कंप्यूटेशन वाला जो टाइम है और ये कंप्यूटेशन वाला टाइम बढ़ जाएगा। अगर हम इसकी साइज को कम 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 करते गए तो ऐसा हो जाएगा, ये इनफाइनाइट नंबर के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको इनफाइनाइट में कन्वर्ट ना करते से क्या करेंगे, फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। अगर बड़ी ज्योमेट्री है और उस बड़ी ज्योमेट्री को अगर हम इनफाइनाइट नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये कंप्यूटेशन का टाइम तो बढ़ जाएगा, उसके बाद में जो इंटरपोलेशन है वो इंटरपोलेशन यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसी वजह से इसको और भी क्या बोला जाता है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ओके, हम क्या करते हैं, एक ज्योमेट्री को फाइनाइट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर बाद में उसके एनालिसिस करते हैं। फाइनाइट एलिमेंट में उसको ब्रेक डाउन करने का एक मकसद क्या होता है, ये मकसद होता है एरर को रिड्यूस करना, लेकिन इतना भी फाइन नहीं करना है साइज के यहाँ पर जो तो हमारा कंप्यूटेशन का टाइम बढ़ जाए, जिसकी वजह से हमको जो रैम की रिक्वायरमेंट है या फिर हमें कैलकुलेशन टाइम की रिक्वायरमेंट है वो जो तो बढ़ जाएगी। ओके, सो एक तो हम एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पहली जो मेथड थी वो थी क्या, फर्स्ट मेथड थी बाय चेंजिंग द शेप। ओके, और जिसको हम बोलेंगे शेप फंक्शन को चेंज करके हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन के ऑर्डर को चेंज करके, ठीक है, हायर ऑर्डर पर अगर हमने लिखे गए तब जो तो हम एरर को कम कर सकते हैं। तीसरा, फाइनाइट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करके, नंबर ऑफ जो फाइनाइट एलिमेंट रहेगी उसके साइज को, स्ट्रिप के साइज को क्या करेंगे, हम कम कम करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर कम होगा। ओके, सो इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, एरर कैसे कम किया जाता है?
ओके। सो अब हमने देख लिया कि एरर को कम कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के अंदर जैसे हमने देखा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका एरर कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को फाइनाइट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो फाइनाइट एलिमेंट जो मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड को यूज करते हैं, राइट। न्यूमेरिकल मेथड को यूज करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमारा जो इक्वेशन होता है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमारी जो भी इक्वेशंस रहेगी उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको देख लेते हैं हम कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं जिसको बोलेंगे हम स्टिफनेस का कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, हमारी जो इक्वेशंस होती है इसको जो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर एक स्टिफनेस मैट्रिक्स भी होती है। ओके, तो स्टिफनेस का पहले कंसेप्ट देखते हैं और उसको रिलेट करते हैं हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट से। सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्टिफनेस की जो वैल्यू आती है ओरिजिनली कहाँ पर रहती है, ये एक स्प्रिंग में रहती है, राइट। तो सपोज ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की स्टिफनेस वैल्यू है के, ओके। और इस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, एल लेंथ रहेगी, ओके। और ये जो एंड है ये कैसा है, फ्री एंड है। तो ये फ्री जब एंड रहेगा तब क्या रहेंगे यहाँ पर, इसकी जो लेंथ है स्प्रिंग की लेंथ वो कितनी रहेगी, एल रहेगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, उस स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सपोज हमने इसको क्या किए, पी फोर्स अप्लाई किए। अब पी फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, राइट। इसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन इसकी स्टिफनेस क्या है, अभी भी कांस्टेंट है। इसकी स्टिफनेस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ सपोज ये हो गई हमारे पास कितनी, L1 लेंथ हुई, कितनी हुई, L1 लेंथ हुई। ओके, सो जब हम इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना फोर्स है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, P इंटू के इंटू फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दैट इज L1 माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ओके, दैट इज L। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन लेंथ। ओके, सो हम इस चेंज इन लेंथ को क्या कंसिडर करेंगे, सपोज चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू के और चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू यू। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी दैट विल बिकम p इज इक्वल टू के यू, वेयर u इज चेंज इन लेंथ। ओके, ये एक सिंपल कंसेप्ट है। हमने क्या किया, स्प्रिंग लिए एल लेंथ की, यहाँ पर उसको फ्री एंड रखे, फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए। फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी लेंथ चेंज हो गई। ओके, तो हमने उसको इक्वेशन में रखा, p इज इक्वल टू के फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, वेयर L1 माइनस L इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ को हमने पुट कर दिया क्या, u। ओके, तो ये हमारे पास एक क्या है, एक सिंपल इक्वेशन है स्प्रिंग की, वेयर k इज द स्टिफनेस। ओके, नाउ कंसीडर करो कि हमारे पास कोई एक मैकेनिकल कंपोनेंट है। हमारे पास क्या है, एक ऐसा बार है, ओके। यहाँ पर ये फिक्स है, इस एंड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने, और इस बार की जो लेंथ रहेगी वो लेंथ रहेगी कितनी, एल, ओके। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो रहेगा ए। यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर रहेगा, ये क्या होगा, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। और इस मटेरियल की प्रॉपर्टी, सपोज यहाँ पर इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, ई रहेगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस बार के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब इस बार के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो बार है हमारा, इसकी क्या हो रही है, लेंथ चेंज हो जा रही है। ओके, तो इनिशियल में इसकी लेंथ कहाँ तक थी, यहाँ तक, ओके। ये L1 तक इसकी, सॉरी L तक इसकी लेंथ थी, लेकिन अब जो फाइनल जो लेंथ रहेगी इसकी कितनी हो जाएंगी, ये L1 लेंथ होगी।
ओके, सो यहाँ पर इसके बीच में का जो डिफरेंस रहेगा, ये वाला जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या रहेगा हमारा, चेंज इन लेंथ रहेगा, जिसको हम यू से भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने स्प्रिंग के केस में देखा, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया एल और ये हो गया L1, और ये ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है, P, यहाँ पर क्या होगा, इसकी लेंथ चेंज होगी U। ओके, सो अगर हम इसको जो स्प्रिंग वाली जो इक्वेशन है उसके साथ में अगर हमको उसको रिलेट करना है, ठीक है, स्टिफनेस के साथ में, स्टिफनेस वाली जो इक्वेशन है तो उसके साथ में अगर उसको रिलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल सॉम का जो फॉर्मूला है, राइट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या है, हमारा सॉम का एक सिंपल इक्वेशन है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E is equal to stress upon strain. Okay, so we can write this as stress is equal to E into epsilon or strain, right? अब स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, जो कि हमने, हमारे पास ये जो रॉड है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए कंसीडर किया है, ये हो गया, और ये जो फोर्स अप्लाई किया इसकी वजह से जो आने वाला स्ट्रेस है दैट इज P डिवाइडेड बाय A। ओके, नाउ जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो चेंज इन लेंथ क्या है हमारे पास, ये U है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, राइट, ये U हमने देखा कि ये U इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ, और जो ओरिजिनल लेंथ है हमारी वो क्या रहेगी, L, जो कि ये रॉड की यहाँ पर लेंथ आ गई। ओके, सो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, जो पुरानी जो इक्वेशन थी हमारे पास, स्प्रिंग वाली जो इक्वेशन है, अगर उससे उसको रिलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए को राइट हैंड साइड में लेकर जाना होगा, इस साइड में। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए ई डिवाइडेड बाय एल इंटू यू। ओके, और जो स्प्रिंग वाली जो इक्वेशन थी, वो स्प्रिंग वाली इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल टू के यू, राइट। तो अगर हमने यहाँ पर देखे तो ये P लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही फोर्स, ओके, ये U जो है, ये U वाले टर्म ये यहाँ पर इस तरह से ही है, और अगर हम ये दोनों को रिलेट करेंगे तो रिलेट करने के बाद में हमको पता चलेगा कि हमारी जो स्टिफनेस की वैल्यू है इन केस ऑफ दिस रॉड दैट इज नथिंग बट ए ई डिवाइडेड बाय एल, राइट। ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके, सो अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, इसको सिंपली जो हमारी स्टिफनेस वाली जो टर्म है उस स्टिफनेस वाली टर्म से क्या किया, इसको रिलेट की। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको फाइनाइट एलिमेंट मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में उसके नोड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, सपोज हमने जो बार एलिमेंट बार जो कंसीडर किया था उसको हमने क्या किया, एक बार एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया फाइनाइट एलिमेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए। वो वर्टिकल था, मैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल भी इसको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। ओके, अब ये क्या, हमारे पास एक बार एलिमेंट है जिसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, L रहेगी, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए रहेगा, और इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो E है, ठीक है, वो सेम वही इक्वेशन है। ओके, अब हमको देखना है कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के इस एंड के ऊपर यहाँ पर, और ये इस एंड के ऊपर हमने क्या किया, नोड्स को डिफाइन किए, इसको बोलेंगे हम एंड नोड्स, ठीक है। ये जब नोड्स को हम डिफाइन करते हैं तो नोड्स को डिफाइन करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो मेथड है इसको बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। मतलब एक जो कंपोनेंट है, सपोज अगर हमारे पास इस तरह से एक बार एलिमेंट है, अगर हमने इसको दो एलिमेंट में कन्वर्ट किया, तो दो एलिमेंट में कन्वर्ट करने के बाद में अगर हम इसका एनालॉगस शेप लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर कितने नोड्स हो जाएंगे, ये होगा 1, ये होगा 2, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन मेथड। अब हमने क्या किए,
समझने के लिए इक्वेशन कैसी डिराइव होती है उसको समझने के लिए जो सिंगल रॉड था उसी को सिंगल एलिमेंट के अंदर ही कन्वर्ट किए, सिंगल बार एलिमेंट में कन्वर्ट किए, जिसके अंदर हमने क्या किए, इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं इस एंड पॉइंट्स के ऊपर दो नोड को डिफाइन कर दिया। सपोज ये नोड रहेगी हमारे आई नोड रहेगी, ठीक है, और इस नोड को हम क्या बोलेंगे, जे नोड बोलेंगे। इस नोड को क्या बोलेंगे हम, जे नोड बोलेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, ये जो आई और जे है, आई और जे, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो जे वाला जो पार्ट है, जे नोड है, इसको फिक्स कर देंगे। ओके, और एक फोर्स अप्लाई करेंगे आई नोड के ऊपर। सपोज ये जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एफ आई फोर्स रहेगा। ओके, अब ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ओके, सपोज वो जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, यू आई रहेगी। जैसा हमने देखा कि फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या होती है, चेंज इन लेंथ होती है, वो चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई दैट इज यू आई हुई, इस नोड के ऊपर क्या हुई, यू आई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जो पिछली इक्वेशन देखी हमने, P इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय एल इंटू यू। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू यू, यहाँ पर ये हमारे पास एक ओरिजिनल इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर इस केस में फोर्स क्या हुआ, एफ आई फोर्स हुआ, फोर्स क्या हुआ, एफ आई। ओके, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो सेम है, ए ई डिवाइडेड बाय एल, लेंथ भी सेम है। ओके, मटेरियल प्रॉपर्टी भी उसकी सेम है, ओके, क्योंकि सिंगल बार है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगी, यू आई, राइट। इस केस के अंदर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर यू आई रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब भले ही हमने इसको फिक्स कंसीडर किया है, लेकिन जहां पर ये फिक्स पॉइंट होता है, जैसे हमने मैकेनिक्स का अगर रूल यहाँ पर लगाया, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, रिएक्शन बनती है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन। अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिएक्शन बोलते हैं। तो एफ जे की वैल्यू कितनी रहेंगी, एफ जे इज नथिंग बट द रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट माइनस एफ आई, क्योंकि क्या ये इस फोर्स का रिएक्शन है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो वी कैन से दैट एफ जे इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ जे इज इक्वल टू माइनस ए ई डिवाइडेड बाय एल इंटू यू आई। ओके, ये हमारे पास ये एफ आई की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर ये एफ जे की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है, ये आई था और ये जे था। ओके, अब इस आई और जे के अंदर अब हमने क्या किया, आई नोड को फिक्स कर दिया और यहाँ पर क्या किए, एक फोर्स अप्लाई किए, जो कि क्या रहेगा हमारे पास, एफ जे फोर्स रहेगा। अब इफ इस एफ जे फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाएगा यू जे। ओके, सो वी कैन राइट दैट एफ जे इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय एल इंटू यू जे, राइट। अब ये जो आई पॉइंट है, आई नोड है, इस आई नोड के ऊपर क्या होगा, अब यहाँ पर कोई रिएक्शन बनेगी। ओके, तो रिएक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, एफ आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस ऑफ एफ जे, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। सो देयरफॉर एफ आई इज इक्वल टू माइनस ए ई डिवाइडेड बाय एल इंटू यू जे। ओके, हमने क्या किए, वन बाय वन एक नोड को फिक्स किए और उस नोड को फिक्स करने के बाद में वहां का क्या किए, इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस जो इक्वेशंस को फाइंड किए। ओके, अब हमारा जो ओरिजिनल एलिमेंट है, देखो यहाँ पर पहले देख लो, ये हमने क्या किए, ये इक्वेशन को डिराइव किए, फिर यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट था वो इस तरह से था,
ये आई जे। अभी हमने इस दोनों भी नोड को क्या किया है, फिक्स नहीं किया हुआ है। ओके, अब जब दोनों नोड को फिक्स नहीं किया हुआ है, जब हम यहाँ पर कोई एफ आई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एफ आई फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट होगी जिसको हम यू आई बोलेंगे, और इसकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी, ये कुछ तो रहेगी यू जे डिस्प्लेसमेंट रहेगी। ओके, सो अगर हमने इस एलिमेंट का फोर्स कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो एफ आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अभी हमारे पास, ए ई डिवाइडेड बाय एल इंटू यू आई माइनस यू जे। ठीक है, ये दोनों के बीच में का रिलेटिव डिफरेंस हमको वहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर कोई एफ जे फोर्स अप्लाई किया, ओके, तो एफ जे फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट इज नथिंग बट ए ई डिवाइडेड बाय एल इंटू, अब यहाँ पर एफ है ना, यू यूजे आई, माइनस एल है ना, हाँ यू, वही यू जे माइनस यू आई, यू जे माइनस यू आई। ओके, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। हमको क्या करना है, ये पहले पहले लिखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरह से लिख रहे हैं। ओके, यू जी माइनस यू आई, इट इज करेक्ट। सो हमने पहले माइनस यू आई लिखे और बाद में प्लस यू जी लिखे। सर वैसा लिखेंगे तो भी चलेगा ना, यूजे माइनस यू है। हाँ वैसे भी लिखेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर। ओके, अब ये जो इक्वेशन जो फॉर्म हुई हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर हमको मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ओके, तो मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए जिसके अंदर ये हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाय एल, ये बनी मैट्रिक्स। ओके, तो ये पहला एलिमेंट रहेगा हमारे पास यू आई, दूसरा एलिमेंट रहेगा माइनस यू जे। ओके, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट रहेगा ये क्या रहेगा हमारे पास, माइनस यू आई यू आई, और ये क्या रहेगा यू जे, प्लस यूजे। राइट। और अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए ई डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, यहाँ पर लिखे हमने 1 माइनस 1, यहाँ पर लिखे माइनस 1, यहाँ पर लिखे 1। ओके, और उसको सिंप्लीफाई किए, और तो ये हो गया हमारे पास यू आई, ये हुआ यू जे, और जो फाइनल वैल्यूज जो हमने कैलकुलेटेड फोर्स की दैट इज नथिंग बट एफ आई डिवाइडेड बाय एफ जे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ए ई जो है, इसको सॉल्व करने की वजह से ये जो इक्वेशन है हमारी, यही इक्वेशन हमको मिलेगी। ओके, अब ए ई की वैल्यू को हमने अगर इसके अंदर पुट की, ए ई डिवाइडेड बाय एल माइनस ए ई डिवाइडेड बाय एल, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए ई डिवाइडेड बाय एल, और ये जो रहेगा ए ई डिवाइडेड बाय एल। ओके, ये एक मैट्रिक्स बनी हमारी, और ये जो रहेगा इसको हम लिखेंगे यू आई एंड ये रहेगा यू जी। ओके, और ये जो टर्म रहेगी ये रहेगी हमारे पास एफ आई, और ये रहेगा एफ जी। तो ए ई डिवाइडेड बाय एल क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ये के है के। के मतलब क्या होता है, काइनेटिक स्टिफनेस ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी स्टिफनेस। स्टिफनेस में यहाँ पर हमने के को स्टिफनेस बोले ना, यहाँ पर ए ई डिवाइडेड बाय एल, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट आल्सो लाइक के माइनस के माइनस के यू आई यू जे इज इक्वल टू एफ आई एंड एफ जे, वेयर
where it is stiffness matrix it is displacement matrix and it is force matrix. ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसको और एक टर्म में लिखना है तो वी कैन सिंपली राइट, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में लिखा था, AE डिवाइडेड बाय L इंटू 1 minus 1 minus 1 1, okay, and this is UI UJ is equal to FI FG। तो दिस इज स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये भी क्या है, स्टिफनेस मैट्रिक्स है। अगर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करें तो भी चलेगा। ओके, सो इस तरह से हम एक सिंगल एलिमेंट के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स लिख सकते हैं और जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कंपोजिट हमारे पास एलिमेंट है और अगर कंपोजिट रॉड है, ओके, उस कंपोजिट रॉड की स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, एंड वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दैट।